तो स्वागतम, वेलकम हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सीपीडब्ल्यूए कोड। और सीपीडब्ल्यूए कोड में एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफर एंट्री। ये देखिए चैप्टर 8 है, ये है ट्रांसफर एंट्री। ठीक, ट्रांसफर एंट्री जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने वर्क में जाएंगे या फिर अपना किसी भी सेक्शन में आप जाइए, अकाउंट्स में जाइए, ऑडिट वालों को तो ये बहुत काम आएगा। जब आप देखेंगे कि ट्रांसफर एंट्री में कहाँ कैसी गड़बड़ी की गई है, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे अपने अकाउंटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप सब लोगों के पास में बुक होगी। अगर बुक है तो आप लोग ओपन कर लीजिए और ट्रांसफर एंट्री को शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। नहीं, ठीक। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर एंट्री के लिए जो आपके पास फॉर्म दिए गए हैं वो है फॉर्म नंबर कैम। तो अभी तक तो आप फॉर्म देख रहे थे, वो सीपीडब्ल्यूएफ फॉर्म देख रहे थे, और यहाँ पे आप फॉर्म देख रहे हैं कैम 34, 35, 36, है ना। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि सारी की सारी किताबें, सीपीडब्ल्यू हो, कैम हो, जीएफआर हो, जीएआर हो, जितनी किताबें हैं, रिसीट एंड पेमेंट रूल हो, सारी इंटरलिंक्ड है, अगर आप इंटरलिंक कर सके तो। और मजेदार बात यह है कि इंटरलिंक एक बार आप करते थे, आपकी सिलेबस 50% आधी हो जाती है। वजह, रिसीट एंड पेमेंट रूल की कई सारी बातें आपको सीपीडब्ल्यू में मिल जाएंगी। तो जब आप यही चीज वहां देखेंगे तो आप अगर इंटरलिंक कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने तो ये पढ़ रखा ऑलरेडी, पर अगर आपको याद ना आए तो फिर आप भूल जाएंगे, है ना। तो हम लोग शुरू करें सीपीडब्ल्यूए कोड। सीपीडब्ल्यूए कोड हम लोग ट्रांसफर एंट्री शुरू करेंगे 8.1.6 पारा से। 8.1.6 पारा से, ठीक है। 8.1.6 पारा क्या कहता है? कहता है कि आपका 8.1 में 8.1.1 में, ठीक है, कुल मिलाकर के 6 तरह की ट्रांसफर एंट्री बताए गए हैं। कौन से? ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। स्टार्ट करने का मूल वजह यह है कि इसमें से ए, बी, सी और शायद ई, ठीक है, ये सब के सब ट्रांसफर एंट्री जो होंगे वो इनिशिएट होंगे एसडीओ से। कौन इनिशिएट करेगा? एसडीओ, ठीक है। इनिशिएट करके किसके पास भेजा जाएगा? डिविजनल ऑफिसर के पास में, ठीक है। और डिविजनल ऑफिसर इसको देगा अप्रूवल, और अप्रूवल देने के बाद में इसको अकाउंट फॉर करिएगा। और अकाउंट फॉर करने की जिम्मेदारी किसकी? डिविजनल अकाउंटेंट की, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक जगह लिखा हुआ है कि डिविजनल अकाउंटेंट जो होगा उसको चेक करेगा, लिखा हुआ 8.1.5 में, 8.1.5 में, ठीक। क्या लिखता है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऑल करेक्शन इन अकाउंट which may be advised by the accounts officer on his auditing, the document should after verification be carried out in all relevant recorded readings and traced by the dated initial of the divisional accountant। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर एंट्री इनिशिएट कर रहा है एसडीओ, लेकिन अपनी मर्जी से भी कर सकता है। और अगर कोई आप में से ऑडिट पार्टी गई है, उसने कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन दिया है, कोई ऑडिट नोट दिया है, कोई आईआर पारा रेज किया है, उसके आधार पे भी करेक्शन पॉसिबल है या नहीं? बताइए आप लोग। अगर ऑडिट टीम जाएगी, बोलिए, तो आईआर पारा, है ना, ऑडिट नोट, इनके आधार पे भी करेक्शन पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है। अगर इनके आधार पे कोई करेक्शन इनिशिएट किया गया है तो भी वो एसडीओ ही इनिशिएट कर सकते हैं, सीधे सीधे डिविजनल ऑफिसर भी इनिशिएट कर सकता है। जो भी इनिशिएट करेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, उसकी करेक्शन की एंट्री कई सारी रिकॉर्ड्स में होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक जगह करेक्शन होगा नहीं, कई सारे रिकॉर्ड, कई सारे रजिस्टर में करेक्शन होगा। जहां जहां करेक्शन होगा वहां वो करेक्शन रेड इंक में होगा, और ये डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि जहां जहां करेक्शन होने चाहिए थे वहां वहां वो करेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब आप देखिए, मैं फिर से कहता हूं, ट्रांसफर एंट्री पे साइन नहीं है डिविजनल अकाउंटेंट का, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर पे तो डिविजनल ऑफिसर का ही साइन होगा। तो डिविजनल ऑफिसर ही अप्रूवल अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर पे साइन करेगा कौन? डिविजनल ऑफिसर, है ना। तो ये जो डिविजनल अकाउंटेंट है, ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर पे साइन कर रहा है? नहीं, जहां जहां रजिस्टर में करेक्शन हो रहे हैं वहां वहां।
इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर एक ऑर्डर है जो डिविजनल ऑफिसर देता है डिविजनल अकाउंटेंट को, इसलिए भैया हमने ऑर्डर दे दिया है, अब इसकी इफेक्ट जहां जहां पड़ती है वहां वहां तुम चेंज कर लो, तो अपन को उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है। अब आप समझ गए मामला क्या है या नहीं, बताइए। यस सर। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं 8.1.1 से। ठीक, 8.1.1 में मैंने पहले ही बता दिया है कि 6 कंडीशन दिए गए हैं ट्रांसफर एंट्री के लिए। इसमें से कुछ कंडीशंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और कुछ कंडीशंस आपने नहीं पढ़े। वो सारे के सारे कंडीशंस आपको पारा वाइज यानी कि मेजर हेड माइनर हेड वाइज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए ट्रांसफर एंट्री के 6 कंडीशन। राइट, पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन ये है कि किसी भी तरह का एरर हो जाए, और किसमें? एरर ऑफ क्लासिफिकेशन। और मजेदार बात है कि केवल एरर ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं होता है, एरर ऑफ वर्क में, एरर ऑफ नेम में भी होता है। ठीक, इन करेक्शन इन ऑर्डर टू करेक्ट एन एरर ऑफ क्लासिफिकेशन इन द ओरिजिनल अकाउंट। ठीक है, पहला वाला है एरर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैसे भाई एरर ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, आपको एरर ऑफ क्लासिफिकेशन के रेक्टिफिकेशन के लिए तो बाद में दूसरे पारा में बताया गया है, लेकिन एरर में इसमें जो एग्जांपल दिया गया है वो ये कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा काम है, उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ी कॉलोनी बननी है गवर्नमेंट क्वार्टर्स की। आपको ये एग्जांपल मैं कई बार देता रहता हूँ। गवर्नमेंट क्वार्टर की इस कॉलोनी में कितनी सारी चीजें बनानी पड़ सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाना है तो सारे के सारे काम एक ठेकेदार को दे दिए गए हैं। राइट, सड़क बीच में बनानी है वो अलग ठेकेदार को दिया गया है, उसी में पानी की टंकी लगवानी है वो अलग ठेकेदार को दिया गया है, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगवाना है वो अलग ठेकेदार को दिया गया है। आप सोचिए एक बाउंड्री वॉल बनानी है, शायद वो अलग ठेकेदार को दिया गया हो, गार्डनिंग का काम अलग ठेकेदार को दिया गया हो, उसके मेंटेनेंस का और रिपेयर का काम अलग ठेकेदार को दिया गया हो सकता है कि एक बड़े काम में कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हों, कई सारे पेटी वर्क्स इन्वॉल्व हों। उन सभी पेटी वर्क्स को अगर हम मंथ के एंड में एडजस्ट तो करना ही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकाउंट क्लोज तभी होगा जब वो उसका ऊपर का जो खर्च किया गया है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। अब जैसे ये बड़ा एक बन गया ड्राइंग है ना, यहाँ पे एक बिल्डिंग, यहाँ पे एक बिल्डिंग, यहाँ पे एक बिल्डिंग, राइट, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड, यहाँ पे एक पानी की टंकी है ना, और बीच में सड़क। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये अलग ठेकेदार को, ये सब का सब ए ठेकेदार को है ना, ये जो रोड का काम गया है ये बी ठेकेदार को, ये जो प्लेग्राउंड बना है ये सी ठेकेदार को, ये जो पानी की टंकी बनी है ये डी ठेकेदार को। अब आप देख लीजिए इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है ना। अभी अपने को क्या करना है, जब मंथ अकाउंट क्लोज होता है तो सबको अलग क्लासिफाई करना है। मंथ अकाउंट क्लोज करने से पहले, क्लोज से पहले, समझे, पर्टिकुलर कर देना एकदम। ठीक है, स्पेसिफाई कर देना है, लेकिन स्पेसिफिकेशन क्लियर करना है। लेकिन अगर आपके पास में वहां से खर्च गिरा और बहुत सारे बल्क में बिल आ गए हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट करना है फटाफट, अकाउंट का काम हम बाद में करेंगे, ये वर्क का काम कहलाता है। जब आपको तुरंत पेमेंट करना है तब आप क्या करेंगे? ठीक है, पे इमीडिएटली में आप क्या करते हैं कि मेजर हेड का ध्यान रखते हैं, माइनर हेड सब माइनर हेड सब मेजर हेड माइनर हेड सब डिटेल हेड का ध्यान आप नहीं रखते। ठीक है, तो कोई एक मेजर हेड माइनर हेड पकड़ लिया और सारे के सारे खर्चे उसमें डाल दिए शुरुआत में। ठीक, तो मान लीजिए कि ये काम है एक बहुत बड़े कॉलोनी का, तो ये 2059 पब्लिक वर्क्स में होगा, है ना। पब्लिक वर्क्स में कोई भी एक माइनर हेड पकड़ लिया, मान लीजिए 800 जो जनरल या अदर एक्सपेंडिचर है, क्लियर हुआ है ना। अब अपन क्या करेंगे कि बाद में जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे, हम स्पेसिफिकेशन क्लियर करना होगा सबको 8, अच्छा ये डेबिट होगा, आपको पता है ना कोई भी खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है कि नहीं होता है, हाँ? तब आप क्या करेंगे भाई, यहां से आप, अभी अकाउंट आपका क्लोज नहीं हुआ है ना, यहां से आप क्रेडिट नहीं देंगे, हमेशा माइनस डेबिट देंगे। आपको ये तो पता है ना कि एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट होता है। बोलिए, पता है कि नहीं? यहाँ पे क्रेडिट नहीं दे सकते, है ना। तो
तो अभी आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, दोनों में अंतर समझिएगा। अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद में ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। पहला केस क्या के लिए आपका मंथली अकाउंट भी क्लोज नहीं हुआ है, और आप तो ट्रांसफर एंट्री एनुअल अकाउंट के क्लोज होने से पहले तक कर सकते हैं, और उसमें भी एनुअल अकाउंट आपका मार्च में क्लोज होता है, और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री अकाउंट का भी आपके पास में ऑप्शन रहता है। तो सप्लीमेंट्री अकाउंट में अमूमन पूरे साल के सारे ट्रांसफर एंट्री ही इन्वॉल्व रहते हैं। सप्लीमेंट्री अकाउंट में अमूमन दूसरा कोई काम रहता ही नहीं है। तो अगर पूरे साल में किसी डिवीजन में ट्रांसफर एंट्री है नहीं तो सप्लीमेंट्री अकाउंट 0 बनता है। अगर ट्रांसफर एंट्री है तो सप्लीमेंट्री अकाउंट में फिगर रहता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई, 1 मिनट प्लीज। हेलो, बोलो। तो 16 वाला लिंक भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल बोले हैं तुमको। चलो ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे आपको कि यहाँ पर आपको 800 में से, यानी माइनर हेड 800 में से उसका जो अपना माइनर हेड होगा हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे डेबिट था, अभी जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे माइनस डेबिट करके टी बनाएंगे। ठीक है, और उस वाले जिस माइनर हेड में हम डालेंगे, मेजर हेड चेंज नहीं होगा, उस वाले माइनर हेड में जिसमें उसका काम रहा होगा हम वहां पर डाल देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बात पे आते हैं। हाँ, अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि ये तो एग्जांपल हो गया ए, एरर ऑफ क्लासिफिकेशन में ये एरर जो है वो जानबूझ के किया गया है, मतलब कि डेलिबरेटली किया गया है ना, और ऐसा होता है, प्रैक्टिस में होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आते हैं पॉइंट नंबर बी में, और पॉइंट नंबर बी क्या है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट बाय डेबिट क्रेडिट टू द अदर प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट एन आइटम आउटस्टैंडिंग अंडर सस्पेंस अकाउंट और अंडर DDR। चलिए अब हम आते हैं बी पे। ठीक, बी कहता है कि ऐसा बहुत पॉसिबल है और होता भी है कि आपको ना रेवेन्यू हेड का पता है ना एक्सपेंडिचर हेड का, और आपको उसको बुक करना है, तो आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो फैसिलिटी है 8658 सस्पेंस अकाउंट की। ये तो पता है आप लोगों को, बोलिए पता है कि नहीं। एडजस्ट डेबिट और क्रेडिट टू द प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट, टू प्रॉपर हेड का मतलब यहां पे फंक्शनल हेड से है। ठीक है, फंक्शनल हेड नहीं, प्रॉपर हेड इसलिए कहेंगे, फंक्शनल हेड केवल मेजर हेड होता है। ठीक है, प्रॉपर हेड का मतलब मेजर हेड के नीचे कहीं भी वो आ जाएगा तो वो काम करेगा, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, कहीं भी। ठीक है, प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे कहा जाएगा, टू प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट जाएगा फ्रॉम DDR हेड। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा था, ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि एक साइड, अच्छा आप लोगों को, जिन लोगों को मेजर हेड माइनर हेड का नहीं पता है, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं। ठीक है, 8000 जो होता है कंटिजेंसी फंड होता है मेजर हेड, ये तो पता है ना। यस सर, है ना, तो 8000 से जो कम होगा ना, ठीक है, पब्लिक वो फिर रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू रिसीट, ना 8000 से कम पब्लिक अकाउंट नहीं होगा मैम, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और लोन, यहां तक जाता है 8000 से कम। लोन एंड एडवांसेस भी होता है। ठीक है, 8000 आपका कंटिजेंसी हो गया, 8000 से ज्यादा को ही DDR हेड कहते हैं। हालांकि DDR में ये जो पहला डी है, डेप्ट, वो डिप्ट ये लोन से टैली करता है, समझ गए। तो जब हम DDR हेड कहेंगे तब ये 8000 नहीं लगेगा, ये 6000 लगेगा। ठीक है, तो 6000 अब कंटिजेंसी फंड नहीं हो गया, DDR हेड जो होगा वो 6000 से ज्यादा होगा। क्यों भाई, इसलिए कि ये लोन वाला मामला है ना, ये डेट वाले में घुस जाएगा। अभी समझ रहे हैं आप लोग, हाँ या ना बताइए। सर ऐसे क्यों? सर इसको दोबारा बताना। पब्लिक, अच्छा हाँ मैं बताता हूँ, देखिएगा। DDR का फुल फॉर्म क्या हुआ, डेप्ट, डिपॉजिट, रेमिटेंस एंड रेमिटेंस, ये ना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। है ना, ठीक है। अब आप एक बात बताइए
कि सब सेक्टर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, सेक्टर सब सेक्टर के बारे में। जी यस सर। पब्लिक अकाउंट के कितने सेक्टर हैं? 6 सेक्टर, पता है? बताया था लेकिन भूल तो गए। कौन सा था? हाँ, SSPF स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड, RS रिजर्व फंड, DA डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ठीक है, सस्पेंस एंड मिसलेनियस, ठीक है, SSPF RA नहीं, SSPF RF DA सस्पेंस एंड मिसलेनियस, रेमिटांस, ठीक है, और CB कैश ठीक है, बैलेंस। ये कैश बैलेंस, ये 6 हो गए। तो 6 में कहीं डेप्ट आपको मिला? DEBT डेप्ट कहीं मिला? बोलिए। अरे भैया DDR का डेप्ट कहीं नजर आया आप लोगों को? नहीं नजर आया? अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ नजर आएगा। ठीक है, अब ऐसा ही सेक्टर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 8 सेक्टर है। कोई मुझे बता देगा? जो बताएगा आज उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। चलिए तो जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का 8 सेक्टर बताना है, बोलिए। GS, SS, ES, DIA, क्या हुआ बोलिए जरा? जनरल General सर्विस, service, इकोनॉमिक सर्विस, सोशल इकोनॉमिक एंड ग्रांट इन एड। राइट। और यहाँ पे क्या होगा इस जगह पे? बोलिए। लोन्स एंड एडवांसेस होगा? पब्लिक डेट। LA, PDLA, ऐसा नहीं, इसका फुल फॉर्म है PD, ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बनाया? PDLA, पब्लिक डेट लोन एंड एडवांस। हाँ, T2C और ISS। नहीं, उल्टा मैंने लिख दिया, ISS से T2C। अब देखिए, पब्लिक डेट, लोन एंड एडवांसेस, इंटर स्टेट सेटलमेंट और ट्रांसफर टू कंटिजेंसी फंड। कहीं कहीं इसको एप्रोप्रिएशन टू कंटिजेंसी फंड भी लिखा गया है, A2C भी लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये वाला जो डेट है ये कहाँ आया? यहाँ आया कि नहीं आया? हाँ सर आयो ना। तो ये जो ग्रांट इन एड है ना, उसके बाद PD चालू होता है 6001 से 6005 से चालू होता है। देख लीजिएगा, ये चालू होता है 6001 से शायद, ठीक है। तो 6000 से ऊपर DDR हेड कहलाता है। अब क्लियर हुआ सब लोगों को? बोलिए। लेकिन सर इस DDR का एक्चुअली मतलब क्या हुआ? ये कहते हैं ना कुछ कि नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाता है, ऐसा कुछ है ना, गवर्नमेंट कुछ हो। सब बताऊं DDR का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यूज में बताऊंगा, अभी बताने ही वाला हूँ। अभी अच्छा, इतना दूर तक को कंफ्यूजन है? अभी बताइए। हाँ ठीक है, ये तो सेक्टर्स में बंटे हुए हैं पब्लिक अकाउंट, और ये 6000 से ऊपर है वो अपना DDR में आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अभी जब मैं DDR कहूंगा आपको 6000 से ऊपर समझना है ना, केवल पब्लिक अकाउंट नहीं समझना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो मेरा ये कहना था पॉइंट नंबर ये कि प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट जो है ना वो आपका 6000 से कम का है, और DDR हेड जो है वो 6000 से ऊपर का है। क्लियर? तो यहां पर अभी तक आपने क्या देखा था? आपने देखा था, मान लीजिए कि एक रेवेन्यू रिसीट का कैपिटल रिसीट में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, ऐसा वाइस वर्सा होगा, है ना। तो दोनों को सर्विस हेड कहा जाता है। तो 6000 से कम सर्विस हेड, ठीक है, और 6000 से ज्यादा DDR हेड। ये इसका क्लासिफिकेशन है, मतलब नोमेनक्लेचर है, सॉरी, ये इसका नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो अभी मैं 2 टर्म यूज करूंगा, एक सर्विस हेड यूज करूंगा, एक DDR हेड यूज करूंगा, ठीक है। सर्विस हेड का मतलब आप 6000 से कम समझ दीजिएगा, DDR हेड का मतलब 6000 से ज्यादा समझिएगा, है ना। चलिए हम शुरू करें।
देखिए, तो पहला वाला जो कंडीशन आपने देखा था वो सर्विस हेड 1 से लेकर सर्विस हेड 2, माने कि 1 का पैसा था 2 में डाल दिया था। अब सर्विस हेड में मेजर हेड कुछ भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग मेजर हेड हो सकता है मेजर हेड एक ही हो, माइनर हेड अलग अलग हो सकता है मेजर सब मेजर माइनर एक हो और सभी डिटेल हेड अलग अलग हो, कुछ भी हो सकता है। सर्विस हेड का कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे जो पहले वाला केस देखा था वो यहाँ देखा था आपने, और दूसरा वाला केस क्या है, एक तरफ सर्विस हेड है दूसरी तरफ डीडीआर। ठीक है, और या तो रिवर्स भी हो सकता है, एक तरफ डीडीआर हेड है दूसरी तरफ सर्विस हेड। इस केस में क्या करना है ये कहा गया है, तो ये एक एरर है। क्या करना है वो मैं भी तुरंत बताऊंगा, लेकिन मामला समझ में आया। ए और बी का डिफरेंस क्या है, ए वाले में डीडीआर इन्वॉल्व नहीं है, दोनों के दोनों सर्विस हेड है ना। दूसरे वाले में एक डीडीआर हेड इन्वॉल्व है, एक सर्विस हेड इन्वॉल्व है। समझा कि नहीं आया बताइए। यस सर, आया सर, आया, ठीक है ना। लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। ये समझ में आया कि हमें इन दोनों का डिफरेंस क्यों करना है, मतलब सर्विस हेड और डीडीआर में डिफरेंस मतलब क्यों करना है। जैसे सर्विस हेड टू सर्विस हेड है तो आपने बताया कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है ना। नहीं फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अच्छा, मैं बताने वाला हूँ, एक काम करते सुनिए। अभी हम लोग ए और बी को हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। इसको हम लोग अब सीधे आ जाते हैं 8.1.2 पर, ठीक है, और वहां से फिर आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम 8.1.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 8.1.2 पे, पहले वहीं से शुरू करते हैं, है ना। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको पूछे कम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपका। 8.1.2 में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। 8.1.2 क्या कहता है, सबके पास बुक है, ओपन कर लिया आप लोगों ने। यस सर, एक मिनट रुकिएगा, होल्ड ऑन प्लीज। चलिए देखिए, 8.1.2 कहता है if an item which properly belong to a revenue or expenditure head is wrongly classified under another revenue or expenditure head। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसका मतलब एक सर्विस हेड से दूसरे सर्विस हेड की बात हो रही है। ठीक है, तो SH1 टू SH2 कोई भी एक सर्विस हेड, वो रिवेन्यू भी हो सकता है एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के तौर पे 0059 भी हो सकता है, 2059 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए, ये रिवेन्यू का है ना, एक्सपेंडिचर का है ना। 4059 भी हो सकता है, ये भी एक्सपेंडिचर का है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, चलिए, तो अगर दोनों साइड में एक सर्विस हेड हो दूसरा सर्विस हेड हो और आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, कौन सा अकाउंट, ईयरली अकाउंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिफोर क्लोज ऑफ FY माने फाइनेंशियल ईयर, है ना। अगर ईयरली अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, मंथली अकाउंट की बात ही मत कीजिए, तो अभी भी आप ट्रांसफर एंट्री कर सकते हैं, एनी टाइम यू कैन टी, एनी टाइम। और टी के लिए कौन सा फॉर्म अभी मैंने बताया था, बताया नहीं बताया था आपको, है ना। वो कैम है, CPWA नहीं है। आपको एक ऑप्शन में CPWA भी लिखा होगा, निश्चित लिखा होगा, और आप लोग CPWA 34 मार के चलाइएगा, वो नहीं मारना है, समझ गए। तो एनी टाइम बिफोर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए तब क्या करेंगे, है कि नहीं। आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे, ठीक है, तो भाई आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल नो टी अलाउड, समझे, ओनली करेक्शन नोट। और करेक्शन नोट के लिए आपको तो मैंने बता ही दिया है कि DA उसकी इफेक्ट देगा रेड इंक में, बताया कि नहीं बताया। यस सर, यस सर। लेकिन DA लिखवाएगा, साइन नहीं करेगा, साइन भी करता है लेकिन अल्टीमेटली वो करेक्ट खुद नहीं करता है, वो डिविजनल ऑफिसर का ऑर्डर होता ही है, समझे। करेक्शन नोट भी होगा लेकिन तब भी डिविजनल ऑफिसर ऑर्डर करेगा। हाँ, जहां पे रजिस्टर में करेक्ट किया गया वहां पे वो साइन करेगा, क्लियर है। तो ये आपने पहला केस देखा। पहला केस क्या था, 8.1.2 का केस नंबर 1, दोनों तरफ था
सर्विस हेड, है ना। एसएच क्या है? सर्विस हेड, ठीक है। उसमें भी केस ए था, बिफोर फाइनेंशियल ईयर तो आप टी करेंगे, और आफ्टर फाइनेंशियल नो टी अलाउड, है ना। अब हम आते हैं केस नंबर 2 में, जबकि एक तरफ, ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ सर्विस हेड हो और एक तरफ डीडीआर हेड हो, ठीक। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एक और बात जो इसमें कही गई है, एक सी भी है। सी क्या कहा गया है कि आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आफ्टर क्लोज ऑफ एफवाई, यही आपका एमसीक्यू बनेगा, सी वाला। ए और बी आपका एमसीक्यू नहीं बनेगा। एमसीक्यू कौन सा बनेगा? सी वाला। और सी वाला एमसीक्यू क्या कहता है? क्योंकि आपको तो दिमाग में डाल दिया है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, सर्विस हेड का कोई भी जो आपका ट्रांसफर एंट्री होगा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर दूसरा गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि आपने अभी पब्लिक ना, आपने अभी रुकिएगा, आपने किस में पढ़ा था? उसमें अभी पब्लिक अकाउंट से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो 8 सेक्टर पढ़े थे। 8 सेक्टर में एक सेक्टर पढ़ा था आईएसएस, इंटर स्टेट सेटलमेंट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी? तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेट के बीच में होता है सेटलमेंट, है ना। अब ये सेटलमेंट में जब दूसरा स्टेट यानी दूसरी गवर्नमेंट, दूसरा सरकार इन्वॉल्व हो तब, या सरकार छोड़ दीजिए, एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो तब इसमें लिखा हुआ है कि कभी भी, चाहे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए, कभी भी दूसरी सरकार या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, जैसे ही वो गलती आपके संज्ञान में आएगी, ट्रांसफर अलाउड है एज सुन एज पॉसिबल। तो टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट शुड बी करेक्टेड बाय ट्रांसफर इन ऑल केसेस एज सुन एज द एरर इज डिस्कवर्ड। तो एएससीपी, ठीक है, टी अलाउड, ठीक है, एएसएपी, ये शॉर्टकट एएसएपी सब लोग जानते ही नहीं जानते हैं, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, है ना, एरर इज फाउंड, या यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कवर्ड। तो ये जो आपका एमसीक्यू बनेगा ना, वो इससे बनेगा। सर बोलिए सर, वो कौन सा केस है जिसमें मतलब कि कोई मान लीजिए डेबिट क्रेडिट होता है, मतलब उसके जो हेड है कोई भी दूसरी स्टेट का, कोई स्टेट का नहीं बोलेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट का कोई हेड है, उसके एक्सपेंडिचर में इफेक्ट हो रहा है, तो हम चाहे क्लोज भी हो जाए अकाउंट तभी भी हम वो करेंगे। वो कौन सा केस है सर? बताने वाला हूँ, सेकेंड केस अभी बताने वाला हूँ। यहाँ ये मामला समझ में आया कि नहीं? दोनों सर्विस हेड है ना? जी सर। ठीक है ना, ये मामला समझ में आ गया। मामला नंबर 2 8.1.3। अच्छा सर, एक सेकंड ना, ये आप आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर बताया आपने, ट्रांसफर एंट्री अलाउड है, आपने बताया कि एज सून एज पॉसिबल। फिर इसकी प्रोसेस क्या होगी सर? थर्ड में आप अदर गवर्नमेंट में बताया ना सर आपने, थर्ड में, थर्ड अदर गवर्नमेंट ही बताया है ना आपने सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी है। हाँ ठीक है, आप ही का गवर्नमेंट है, आप ही का गवर्नमेंट है, लेकिन सुनिए, आप ही का गवर्नमेंट है लेकिन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है। हाँ चलेगा, ठीक है। बोलिए बोलिए। इसकी प्रोसेस क्या है सर? जैसे आपने बताया आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सेकंड नंबर था वो तो अपनी गवर्नमेंट के लिए था ना, नॉट अदर गवर्नमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए, देखिए 0059, ठीक है, ऑलवेज क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है ये, ऑलवेज क्रेडिट। अगर इसको क्लियर करना होगा तो माइनस क्रेडिट करना होगा, नहीं करना होगा? हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, डेबिट का अपवाद, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और 2059 ऑलवेज डेबिट होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंडिचर है, ओके, है ना। लेकिन इसमें एक माइनर हेड है 900, समझे कि नहीं? और 900 जो होता है ना, ठीक है, वो क्रेडिट भी होता है, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये वाला जो मामला है फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाने के बाद भी वैसे ही जैसे इसमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के पहले एडजस्ट करते ना, वैसे इसमें ट्रांसफर एंट्री कर देंगे, ठीक है। ओके ओके, कैम 34 के अकॉर्डिंग रूल से? नहीं, कैम 34 तो फॉर्म है, फॉर्म नंबर कैम 34। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है, चलिए। सी बताया है क्या?
क्या? ये जो आपने बताया आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल, तो 8.11 का सी है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। 8.11 का सी देख रहा हूँ ना, 8.11 का सी जो है ना वो एक अलग चीज है, वो डीजीसीएनडी। तो ये हाँ देखिए, डीजीसीएनडी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डीजीसीएनडी जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, लेकिन ये अलग मामला है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 8.1.3 देखिए, 8.1.3 क्या कहता है? बिफोर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, बिफोर FY क्लोज, ठीक है, और डीडीआर हेड होगा, है ना, कह रहा है an effect DDR head must be corrected by transfer however old and small it may be. If the accounts of the year to which direct tax place are not closed, the correction should be made by the removal of through minus entry, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिफोर FY क्लोज DDR 1 2 DDR 2, ये भी पॉसिबल है, DDR 2 सर्विस हेड, इसमें 1 और 2 नहीं लिखा क्योंकि कोई भी DDR होगा और कोई भी सर्विस हेड होगा, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है, सर्विस हेड टू DDR, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या किया गया है कि इस वाले मामले में 8.1.3 वाले मामले में SS टू DDR वाला नहीं है, ठीक है, उसका मामला आगे है। तो अभी क्या है, दोनों DDR में गलती हुई है। अब आप समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, ठीक। मान लीजिए कि कोई खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो 2059 में होना चाहिए। 2059 क्या है? सर्विस हेड है कि नहीं है, और हमने गलती से 2059 की जगह पे उसको हमने 8443 में बुक कर दिया। कहां बुक किया है? 8443 में डेबिट दे दिया, कितना? 5 लाख, ठीक है। और अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है और हमें याद आ गया, अरे यार ये तो 2059 का खर्चा था, हमने किसमें डाल दिया? 8443 में। अब आप क्या करेंगे? इसके लिए जो यहाँ पे टर्म दिया गया वो दिया गया रिमूवल। क्या दिया गया टर्म? रिमूवल। और रिमूवल के लिए क्या कहा गया? माइनस एंट्री इन DDR, है ना। तो हमारा 2059 का पैसा था, चला गया किस में? 8443 में। 8443 DDR है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। हाँ सर, सिविल डिपॉजिट है सर, है ना। जब 8443 DDR है तो अपन इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हम अपन क्या करेंगे कि 8443 में हमने अभी क्या दिया था? डेबिट दिया था ना, तो माइनस डेबिट देंगे। बिल्कुल देंगे माइनस डेबिट, है ना। 8443 माइनस डेबिट, ठीक है, और 2059 डेबिट, कितना? 5 लाख। क्लियर हुआ? यस सर। है ना। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका 8658 में पैसा जाना चाहिए था सस्पेंस में और आपने उसको डाल दिया 8443 में, ठीक है। तो 8443 में डेबिट किया है 5 लाख, ठीक है, और वो जाना चाहिए था 8658 में, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? तो आपको फिर से 8443 माइनस डेबिट देना है और 8658 को डेबिट देना है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों DDR हेड है कि नहीं? DDR हेड 1 DDR हेड 2, ये वाला मामला, बोलिए है कि नहीं? ओके ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फिर वही टर्म यूज करना है, रिमूवल। रिमूवल का मतलब थ्रू माइनस एंट्री, है ना। देखिए इसका एक एग्जांपल आपको आगे भी दिया हुआ है, वह है पॉइंट नंबर C का पारा नंबर 1, ठीक है, 8.1.1 का C पारा नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एडजस्ट पाओ मेमो रिसीव फ्रॉम पाओ ऑफ द डिवीजन इन केस ऑफ परचेज मेड थ्रू DGSND, दैट इज अकाउंट्स ऑफ डिवीजन माइनस क्रेडिट सब हेड परचेज पेंडिंग पेमेंट एडजस्टमेंट अंडर द मेजर हेड 129 मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट बिलो द मेजर हेड 8658। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों हेड दिए गए हैं और दोनों के दोनों ही मेजर हेड और माइनर हेड इक्वल है, ठीक। देखिएगा कौन सा पढ़ा सर आपने अभी? 8.1.1 का C का 1 एग्जाम्पल दे रहा हूं, C का 1, और वही एग्जाम्पल जो आपका 8.1.3 में था, है ना। इसमें क्या दिया है भाई? आप परचेज करते हैं DGSND से, है ना, और परचेज करते हैं और आपने 1 महीने तक पेमेंट किया नहीं है, तो मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस होगा कि नहीं? हाँ या ना। तो वहां पे क्या हो रहा है भाई? 8658 में आपने 00129, देखिए माइनर सेम है,
मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट को पहले किया था क्रेडिट, किया था कि नहीं, बोलिए। और अभी आपको फाइनली किसको देना था, डीजी सैंडी को, और इसी के नीचे में डीजी सैंडी होता है, ठीक है। 8658000129, देखिए माइनर हेड तक सेम है, वो सब हेड में जाके चेंज हुआ होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ होगा माइनस क्रेडिट, हाँ, और क्रेडिट यहाँ होगा परचेज थ्रू डीजी सैंडी। यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए डीजी सैंडी से जब परचेज कर रहे थे, दोनों का दोनों आपका डीडीआर हेड है कि नहीं है, बताइए। हाँ है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रिमूवल, जो कि आपका 8.1.3 में लिखा हुआ था, क्लियर हुआ। सर इसमें मतलब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, जैसे क्रेडिट हुआ तो माइनस क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं कि क्रेडिट हुआ तो डेबिट होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका एक डीडीआर, एक सर्विस हेड आइदर साइड, और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, ठीक है। देखिएगा हम पढ़ रहे हैं 8.1.4 में, ठीक है। तो डीडीआर टू सर्विस हेड या सर्विस हेड टू डीडीआर, ठीक है, आफ्टर एफवाई क्लोज। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, समझ गए, आगे ना। ठीक है, तीन केस है, डीडीआर टू डीडीआर, डीडीआर टू सर्विस, सर्विस हेड टू डीडीआर। इसमें एक्चुअली 4 केस दिए गए हैं, लेकिन चारों केस तीन ही केस में ही आता है ना। तो आप देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हो गया है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 8.1.4, है ना। क्या लिखता है, पढ़ लेते हैं। इफ द अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच द एरर्स टेक प्लेस आर क्लोज्ड, देन द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड, ठीक है। अब आप देख लीजिए केस नंबर 1 क्या कहता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। पहला केस कहता है इफ आइटम टेकन टू वन डीडीआर इंस्टेड ऑफ अनदर, अब एक डीडीआर से दूसरे डीडीआर का मामला है, ये वाला मामला है ना, DDR1 टू DDR2, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले में आपने देखा था फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ था तो लिखा हुआ था रिमूवल, रिमूवल का मतलब माइनस, यहाँ वर्ड लिखा है ट्रांसफर, ठीक है। देखिए पढ़ देता हूँ मैं, द करेक्शन शुड बी मेड बाय ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का वही मतलब है जो रिमूवल का मतलब है, माइनस की माइनस एंट्री से करते हैं, समझ गए। तो डीडीआर हेड, क्या बोल रहे हैं मैम, एंट्री होगी ना सर, मैंने कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है ना, माइनस क्रेडिट, क्या मैम, माइनस क्रेडिट कर देंगे उससे और उसमें क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बस वही ट्रांसफर का मतलब ही है वही, माइनस क्रेडिट प्लस क्रेडिट, ठीक है, माइनस डेबिट प्लस डेबिट, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि आपका डीडीआर में दोनों चीज होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, तो रिमूवल और ट्रांसफर दोनों का ही तरीका है ना। केस नंबर 2 में आ जाते हैं। इफ एन आइटम क्रेडिटेड टू डीडीआर इंस्टेड ऑफ अ रेवेन्यू हेड, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड केस में क्या कहता है, ठीक है। रेवेन्यू हेड में क्रेडिट होता है हमेशा, ये आपको पता है कि नहीं, हाँ, रेवेन्यू रिसीट क्रेडिट होता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, है ना। तो अब आप क्या हुआ भाई, डीडीआर क्रेडिट हो गया, ठीक है, किसकी जगह पे, रेवेन्यू क्रेडिट की जगह पे, समझिए कि नहीं, क्या समझे, हाँ? या डीडीआर डेबिट हो गया, ठीक है, किसकी जगह पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह पे या कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह पे, समझे कि नहीं। दोनों ही केस में आपका करेक्शन कहां होगा, इनिशिएट कहां होगा, डीडीआर में, समझ गए। तो जब भी डीडीआर में इनिशिएट होता है करेक्शन, इसी तरीके से हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर से। क्या लिखा हुआ लैंग्वेज देख लीजिए, द करेक्शन शुड बी मेड बाय ट्रांसफर। एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, फिर दे देता हूं आपको। मैंने क्या बताया था कि 2059 डेबिट होना चाहिए था, 2059 डेबिट होना चाहिए था, और हो गया 8443, बता था कि नहीं। या
हमने पैसा लेना था लेबर सेस का पैसा, 0230 को हमने क्रेडिट करना था, 0230 लेबर सेस का पैसा यहाँ पे आता है, ठीक है। अब क्रेडिट हो गया आपका 8658, ठीक है। और ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपको रिमूवल करना है, ट्रांसफर कैसे करेंगे भाई? 8658 में से माइनस क्रेडिट कीजिए और 0230 को क्रेडिट कर दीजिए, समझ गए? या 8443 को माइनस डेबिट कीजिए और 2059 को डेबिट कर दीजिए। ट्रांसफर का मतलब वही है। समझ में आई बात की नहीं? हाँ या ना? यस सर। क्लियर हो गया? चलिए इसका थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में मामला रिवर्स हो जाएगा। अब ट्रांसफर एंट्री जेनरेट या इनिशिएट डीडीआर एड में नहीं होगा, समझे? और यही से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना पेचीदा लगेगा शुरुआत में आपको कि बगले हे भगवान कहाँ हम पचड़े में फंस गए, लेकिन पचड़ा नहीं है। हम एक बार दिखा देंगे, सारे पचड़े खत्म, ठीक है। देखिएगा केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या है कि एक सर्विस हेड से दूसरे सर्विस हेड का मामला है। इफ एन आइटम ऑफ क्रेडिट नहीं, इफ एन आइटम क्रेडिटेड टू अ रेवेन्यू हेड इंस्टेड ऑफ डीडीआर हेड, ठीक है। अब क्या था, रेवेन्यू में क्रेडिट हो गया, रेवेन्यू रिसीट में, और पैसा किसका था? डीडीआर का। अब आप क्या करेंगे? यहां तो डीडीआर से आप ट्रांसफर कर देते थे, ले भैया लेके जाओ, लेकिन आपको मैंने भाई कई बार बताया है कि मान लीजिए कि 0230 लेबर सेस का पैसा है, ठीक है। तो जो रेवेन्यू हेड में क्रेडिट हो जाता है ना, वो सीधे सरकार के जेब में चला जाता है, पैकेट में, समझ गए? वहां एक से और हटा एग्जांपल नहीं मैंने सकते। बहुत बार, हाँ क्या बोल रहे हैं? हम वैसे सीधे सीधे जैसे और में हटा रहे हैं वैसे हटा नहीं सकते वहां से सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक हाँ, एग्जांपल बिल्कुल। मैं देता हूँ, ठीक। मान लीजिए कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले ने चालान काटा, तो पुलिस वाले का हेड कौन सा है? 52 है कि 55 है? 55। 55 है ना पुलिस वाले का, ठीक। पुलिस वाले ने चालान काटा, ठीक। आपका चालान काट दिया 5000, और आप कहते रहे कि नहीं मेरा पेपर वैलिड है, मेरा ठीक है, मेरे पास नहीं है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ वगैरह वगैरह। और पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया ना, 5000 रुपये काट दिए, ठीक। और 0050 में 55 ने डाल दिया, है ना। अब आप गए कोर्ट, ना ना मेरा इतना नहीं हो सकता था सर, मेरा सब पेपर रेडी था, कुछ वजह से ये हो गया वो हो गया, कंफ्यूजन हो गया, दिस दैट, कुछ भी। कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया, उसका चालान नहीं कटेगा, 5000 रिफंड कर दो, ठीक। अभी 5000 आपका जो कटा था चालान, अब 5000 क्या होगा आपका? रिफंड होगा। क्या होगा? रिफंड होगा। रिफंड। पर सवाल है कि 0059 में तो ऑलवेज क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। बोलिए। हाँ। 0059 में तो ऑलवेज क्रेडिट होता है ना, तो रिफंडवा जो होगा वो तो पेमेंट है, तो डेबिट होगा। रिफंड क्या होगा? बोलिए, रिफंड डेबिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ डेबिट कर दीजिएगा रिफंड? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका रेवेन्यू रिसीट का सेक्टर बताइए जरा, रेवेन्यू रिसीट का सेक्टर। रेवेन्यू रिसीट का टैक्स, नॉन टैक्स। ग्रांट बिल्कुल सही, एंड जीआईए। बिल्कुल सही, उसको भूल जाइए, गारंटी नेट को। टैक्स और नॉन टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। टैक्स जैसे कि मान लीजिए आपने इनकम टैक्स दिया है ना, और इनकम टैक्स का जो मेजर रेट है 0021 है, सही कि गलत? जीएसटी, जीएसटी का जो मेजर रेट है 0005, सही कि गलत? सही सर। है ना। अब आपने सबने इनकम टैक्स तो पे किया होगा लाइफ में, यस सर। और फिर Yes, इनकम sir, टैक्स लेकिन रिटर्न भी भरा होगा, नहीं बोले दीजिए, Yes, फिर sir. इनकम टैक्स रिटर्न भी भरा होगा। हम्म। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो आपको रिफंड मिलता है, यस सर। तो रिफंडवा सरकार कहाँ से देती है आपको? कौन से हेड में बुक करके? तो पता नहीं। यस, दिस इज माय पॉइंट। आपके पास में मेजर हेड सेम रहता है, उनके पास में मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड। सब हेड उन्होंने बनाया है 01 और 02। 01 हो गया रिसीट और 02 हो गया रिफंड। 01 में ऑलवेज क्रेडिट, 02 में ऑलवेज डेबिट। उनके पास में टैक्स रेवेन्यू में, समझे, सब हेड है 02 रिफंड का, समझे। एक सब हेड है 02, इसका नाम है रिफंड।
ठीक है, और रिफंड ऑलवेज डेबिट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, मैं दिखा दूंगा अभी लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में, अभी मैं घुसने वाला हूं। और ये मामला समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए। ठीक है, 0 to वो मेंटेन करते हैं रिफंड के लिए, ओके, और वो हमेशा डेबिट कौन चीज होता है? है। सब हेड है, सब हेड क्या है वो? सब हेड, ओके ठीक सर। है, हाँ, है ना। अच्छा, ये जो पुलिस वाला है वो टैक्स रिवेन्यू होगा कि नॉन टैक्स रिवेन्यू होगा? नॉन टैक्स। यहाँ एक माइनर हेड ऑपरेट होता है, 900 माइनर हेड, और 900 माइनर हेड का मतलब है रिफंड हेड। समझ गए? और यहां भी ऑलवेज डेबिट होता है। 900 माइनर हेड में ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब जो भी रिफंड होगा वो डेबिट ही होगा ऑलवेज। ऑलवेज डेबिट। और तो सर मेजर हेड वही होगा। मेजर हेलो हेड सर। आपका रिसीट। हाँ बोलिए बोलिए। सर फिर तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे वो क्रेडिट होना था, तो फिर ये रिफंड यहाँ से डेबिट होके फिर डीडीआर में हम क्रेडिट करेंगे, तो वो जैसे होना था वैसे हो गया। ना ना, डीडीआर हेड में क्रेडिट क्यों करेंगे? तो वहां पे क्रेडिट करना था ना पहले सर, रेवेन्यू हेड वो में हो गया था जो, हाँ हाँ, ठीक हाँ। ठीक, बिल्कुल सही। है ना हाँ, सर? यहाँ डेबिट करेंगे, वहाँ क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही। हाँ, जो हाँ जो ठीक, होना था परफेक्ट। पहले वैसा ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, सही है। ठीक है, अब आप लैंग्वेज पढ़िए। एन आइटम क्रेडिटेड टू अ रेवेन्यू हेड इंस्टीड ऑफ अ डीडीआर हेड, करेक्शन शुड बी मेड बाय डेबिटिंग रिफंड। देखिए, डेबिटिंग रिफंड लिखा हुआ, रिफंड को डेबिट किया। देख रहे हैं आप? यस सर। है ना। चलिए, अब हम आते हैं अगला पॉइंट नंबर 4। अच्छा, इसका जो आपका 02 रिफंड है और 900 माइनर हेड है नॉन टैक्स रिवेन्यू में, और टैक्स रिवेन्यू में 02 है सब हेड। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में है। आप लोग पीडीएफ खोलिए, और पीडीएफ खोलने के बाद में वहां पे आप उसको रिफंड REFUND टाइप कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। 2 बार 3 बार एंट्री मारिएगा, देख लीजिएगा आप लोग, सब कुछ यही चीज मिलेगा हूबहू। ठीक है ना। हम आगे बढ़ जाए पॉइंट नंबर 4 में। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही आपको कंफ्यूज करेगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन ट्रांसफर एंट्री चैप्टर। समझ गए? 8.1.4 का पारा 3 और पारा 4 जो भी मैं बताने वाला हूं। हम लोग चलते हैं पारा 4 पे। अभी हमने क्या देखा था पारा 3 में, कि आपका रेवेन्यू रिसीट हुआ था किसकी जगह पे? डीडीआर की जगह पे, है ना। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट आपका क्रेडिट हुआ था, है ना। अभी आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? डेबिट होगा कि नहीं होगा? डेबिट, यस सर। है ना। किसकी जगह पे? डीडीआर हेड डेबिट होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये नहीं हुआ, ये डेबिट हो गया, मनवरी खर्चवा हो गया। ठीक है, तो वहां पर तो गवर्नमेंट का इनकम था। इफ एन आइटम डेबिटेड टू एन एक्सपेंडिचर हेड इंस्टीड ऑफ अ डीडीआर हेड। ठीक, अब आप देखिए इसको कैसे समझते हैं। 2016 हमारा एक हेड है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऑडिट वाला है कि नहीं? हाँ है अभी सर। हाँ, ठीक, हाँ। अभी मान लीजिए कि आप एक पीडब्ल्यू डिवीजन है, तो आपके पास में 2059 हेड है। अगर रोड का डिवीजन है तो 3054 हेड है। आपको एक पैसा मिला था 8443 में, ठीक, तो डिपॉजिट का पैसा था कि नहीं? हाँ सर, डिपॉजिट के पैसा था। यस सर। क्या सर, और दोबारा आपने बताना एक बार। आपको 8443 में एक पैसा मिला था, तो डिपॉजिट का पैसा था कि नहीं? हाँ ठीक है, सिविल डिपॉजिट है, हाँ ठीक है, डीडीआर हेड है, ठीक है। है? अच्छा, इसका दूसरा तरीके से हम समझाते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास में कॉन्ट्रैक्टर का पैसा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने बिल में काट काट के रखा था, ठीक है, और वो 8443 के कौन से पार्ट में रखते हैं? एसडी का पैसा। पार्ट 2। बिल्कुल सही। किसने कहा? जिसने कहा ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो 8443 पार्ट 2 में आपने किसका पैसा रखा था? एसडी का। अब नौबत आ गई एसडी रिफंड की, ठीक है, और एसडी रिफंड के लिए आपने गलती से उसका जो रिफंड 8443 पार्ट 2 में से माइनस करना था आपको, आपने क्या किया? 2059 में डेबिट दे दिया।
मतलब कि उसका जो 5 लाख था 8443 में पड़ा ही हुआ है आपके अकाउंट में, और आपने ग्रांट हेड में से 2059 में से खर्चा दिखा दिया। गलती हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। यस सर। अगर ये गलती हो गई तब करेक्शन क्या करेंगे? तो 2059 में अब आप माइनस डेबिट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, खर्च तो यहाँ से हो गया है कि नहीं। और मजेदार बात यह है कि आपको पैसा लेना है उससे, किससे? 8443 से निकाल करके और डालना है आपको यहाँ पे। लेकिन आप तो 2059 में क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं? बताइए तो। हाँ नहीं ले सकते क्योंकि एक्सपेंडिचर है। तो फिर हाँ, तो फिर 2 केस बन जाते हैं। एक केस तो बन गया जिसके पास में रिसीट हेड है, तो 2059 का रिसीट हेड क्या है? 0059 में आपको क्रेडिट लेना होगा, है ना। तब आप क्या करेंगे भाई? आपका 8443 में से आप डेबिट करते और उसके बाद 2059 में क्रेडिट करते, ये आपका ट्रांसफर एंट्री बन जाएगा। किस केस में? जब आपके पास में इसका करस्पॉन्डिंग रिसीट हेड है ना। और दूसरा केस क्या बताया मैंने? एजी ऑफिस वाला, जैसे कि 2016 ऑडिट, ठीक है। अभी इस वाले हेड से कोई खर्च हो गया और इसका तो रिसीट हेड है ही नहीं, 0016 है, बताइए। नहीं है। तो तो इसका भी आपको लेना पड़ेगा, तो 0075 में लेना पड़ेगा। मिसलेनियस। तो ये आपका जो ट्रांसफर एंट्री का 8.1.4 का पारा 3 और पारा 4 है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पारा 3 में आपने देखा कि रिफंड कभी भी एक्सपेंडिचर हेड से, रिसीट हेड से नहीं होता है। उसके लिए अलग से टैक्स रिवेन्यू में सब हेड 02 और नॉन टैक्स रिवेन्यू में माइनर हेड 900 ओपन किया गया है, और उसमें डेबिट होगा, रिफंड ऑलवेज डेबिट। क्लियर हो गया? और पारा 4 क्यों इंपॉर्टेंट है? पारा 4 कहता है कि अगर आपका गलती से खर्चा हो गया है तो आपको पैसा लेना है, तो आप इसी हेड में नहीं ले पाइएगा। लेने के लिए आपके पास वो रिसीट हेड है, और जिसका रिसीट हेड है 2059 का 0059 कंसर्न रिसीट हेड में लीजिए। तो आप गलती क्या कर सकते हैं? आपका पारा आप यहाँ पढ़िएगा कि एन आइटम डेबिटेड टू एन एक्सपेंडिचर हेड इंस्टेड ऑफ डीडीआर हेड और रेमिटेंस हेड, करेक्शन शुड बी मेड बाय डेबिटिंग अ प्रॉपर हेड एंड क्रेडिटिंग द रिलेवेंट डिपार्टमेंट रिसीट हेड। तो आप ध्यान में नहीं दीजिएगा और पढ़ के लीजिएगा कि इसको रिसीट कहाँ करना है? 0075 मिसलेनियस जनरल सर्विस में नहीं, वहां पे कब करना है? जब आपके पास में अपना डिपार्टमेंटल रिसीट हेड ना हो। क्लियर हुआ है ना? यस सर। समझ गए कि नहीं समझे? सर चलिए अब हम वापस आ जाते हैं 8.1.1। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर वो जब हम कॉन्ट्रैक्टर मतलब पेमेंट नहीं लेके जाता था और फिर हम उसको मतलब उसको रिसिप्ट में डाल देते, फाइनली मतलब रिसिप्ट हेड में डालते थे, तो वहां पे भी तो ऐसा ही केस होता था ना शायद सर, कि हम उसे रिफंड नहीं कर सकते कहीं अलग ले जाके उसको। ना देखिए उसमें ऐसा है कि आपका उसमें देखिए अगला एग्जांपल है उसमें, वो है सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर क्लोज अकाउंट वाली आप बात कह रही हैं। और उसमें ऐसा है कि आपको एक्सपेंडिचर बुक कर देना है आपको 2059 में जहां उसका एक्सपेंडिचर होने वाला है, और वहां से उठा करके आप 8443 ला दीजिएगा। ओके सर। ठीक है। और उसके बाद में आप वहां पर डेबिट दिखा देंगे, यहाँ पे आप क्रेडिट दिखा देंगे। ठीक है। और फिर जब यहाँ का एक्सपेंडिचर होगा यहाँ डेबिट दिखा करके उसका एक्सपेंडिचर कर देंगे। ठीक है। चलिए तो 8.1.1 के बाकी एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 2 अभी हमने डिस्कस किया। 8.1.1 का सी का 2। हाँ बोलिए। 8.1.1 का सी, ठीक है, और सी का 2। तो सी के 2 में हमने क्या डिस्कस किया कि सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, बैलेंस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है पर वो है वही 8443 पार्ट 4। ठीक है। ए सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ऑन क्लोज्ड अकाउंट, है ना। ये 8443 पार्ट 4 है। और यही गलती करता है जो लोग कहते हैं ना कि किताब टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि आप यहाँ कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, वहां कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। 8443 पार्ट 4 में सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ अनक्लोज्ड अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस लिख दिया आपने। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं ट्रांसफर टू कंटिजेंसी फंड लिखा हुआ, कहीं अप्रोप्रिएशन टू कंटिजेंसी फंड लिखा हुआ। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इनिशियल लेवल पे तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ना। चलिए अगला है
फॉर क्रेडिट टू रेवेन्यू हेड ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू नॉट रिकवर्ड इन कैश इंक्लूडिंग लैप्स डिपॉजिट। लैप्स डिपॉजिट का मामला वही वाला है, नहीं वो वाला नहीं है। लैप्स डिपॉजिट का मामला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। लैप्स डिपॉजिट में कैश, अच्छा ये जो एग्जांपल आप सी में पढ़ रही हैं इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश नॉट इन्वॉल्व। तो ये सब एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यू बनेगा। किस केस में ट्रांसफर एंट्री होती है जहां कैश इन्वॉल्व नहीं होता है? तो मैं आपको बताता हूँ लैप्स डिपॉजिट क्या है, पहले बता दिया है डिपॉजिट वाले चैप्टर में, मैं फिर बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। देखिएगा ध्यान से, लैप्स डिपॉजिट क्या है। 8443 पार्ट 2 अभी मैंने बताया कि एसडी का पैसा काट लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का काटते ही नहीं काटते हैं, यस सर, यस सर, और उसको रिफंड भी करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। यस सर, यस सर। जो मान लीजिए कि वो रिफंड लेने 3 साल तक ना आवे तो हम लोग कैसे? रेवेन्यू रिसीप्ट में डाल देते हैं। यस कैन, उसको रेवेन्यू शीट में डाल देते हैं, है ना। तो 8443 से 0059 में हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ पे कोई फिजिकल कैश इन्वॉल्व है? नहीं सर, बिगिनिंग में तो था ही सर। उसकी जांच जान ली, ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, है ना, नहीं है ना। ट्रांसफर एंट्री का तो सर मतलब ही होता है कि वो कैश का कोई वो नहीं होता उसमें। हाँ 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 वो तो बुक टू बुक ठीक है। ट्रांसफर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर ओरिजिनल डेबिट और क्रेडिट टू रेमिटेंस हेड बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस नॉट अपीयरिंग इन द कैश स्टॉक अकाउंट, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टूल एंड प्लांट टू अनदर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट व्हेन द वैल्यू इज रिकवरेबल फ्रॉम देम। हमने स्टोर चैप्टर में पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ टूल एंड प्लांट, लेंट और सेंट आउट वाला पढ़ा था, टीएनपी है ना। टीएनपी के लिए लेंट और सेंट आउट पढ़ा था कि नहीं? तो इसका जो लेंट का है तो उसका तो मैंने अमाउंट रिकवरेबल होगा ना जी। यस हाँ। सर। उस समय जब इसको हम टीएनपी को ट्रांसफर एंड पोस्टिंग नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, टूल एंड प्लांट को जब दूसरे डिपार्टमेंट को देते हैं तो जिसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को भी ट्रांसफर एंट्री कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, वैल्यू को आगे ट्रांसफर बढ़िए। एंट्री कर देते हैं, मतलब इसमें क्या दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं? कैसे ट्रांसफर एंट्री हाँ करते हैं तो वैल्यू को? बिल्कुल, हमारा 2059 है, हमने दिया रोड को 3054 को, समझ गए। अच्छा हमने 2059 को डेबिट दे दिया 3 और वहां पे 3054 को नहीं देंगे क्रेडिट, वहां पे उसको दे देंगे हम एक मिनट, तो हम जब देंगे तो हम उस डिपार्टमेंट को क्रेडिट कहा देंगे, हम तो उसको 658 में ले लेंगे सस्पेंस में। क्या या फिर हम उसको ले लेंगे इसमें, नहीं, या फिर हम उसको ले लेंगे 799 में MWA में, अच्छा ठीक है। एडवांस ही तो है। आइटम अवेटिंग एडजस्टमेंट में ले लेंगे 799 में, है कि नहीं। चलिए पॉइंट नंबर 5, सुपरविजन चार्ज, हम 10% ऐड करते हैं। सुपरविजन चार्ज नाम कहीं सुना है सुपरविजन चार्ज का? हाँ सुना है ना सर। कहाँ सुना है? स्टॉक में, स्टॉक जब दूसरे डिपार्टमेंट को देते हैं, प्राइवेट पार्टी को देते हैं, तो सुपरविजन चार्ज 10% ऐड करते हैं ना जी, 10%। हाँ है ना। उसका पैसा हम रिसीट में लेंगे ना, रेवेन्यू रिसीट में। हाँ सर, यस सर। तो अपन क्या करेंगे ना कि उसका पैसा अगर डिपॉजिट में है तो वहां से उसको ट्रांसफर एंट्री करके अपने रेवेन्यू रिसीट में ले लेंगे चुपचाप से, सोचना क्या है, अथॉरिटी रहेगा अपने पास में, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर डी में आते हैं। इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू अ रेमिटेंस ट्रांजैक्शन एडवाइज्ड बाय अकाउंट्स ऑफिसर इफ द करस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट टू द रेमिटेंस हेड हैज नॉट ऑलरेडी अपीयर्ड इन द अकाउंट। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मान लीजिए कि आपको पैसा मिला तो चेक के फॉर्म में मिलेगा, हर बार नकदी तो नहीं मिलेगा, है ना, और उसको आपको रेमिटेंस में डालना था और आप डालना भूल गए और आपकी क्लोजिंग बैलेंस में अपीयर कर रहा है, या ट्रांसफर एंट्री का कोई मसला नहीं, रुकिए, टेम्पोररी एडवांस का कोई मसला हो और टेम्पोररी एडवांस का पैसा आपको एडजस्ट करना हो, तो अल्टीमेटली एडजस्ट करने का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद कीजिए। टेम्पोररी एडवांस के बारे में मैंने बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर 6 में बताया था कैश वाले में, ठीक है। टेम्पोररी एडवांस में मैंने बताया था कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके नीचे में एक सब डिविजनल ऑफिसर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सब डिविजनल ऑफिसर को 10,000 रुपए दिए। 10,000 का मतलब इंटरेस्ट मत समझिएगा, इंटरेस्ट केवल 5,000 की लिमिट में है, इसलिए मैंने अमाउंट बढ़ा करके कहा है, ठीक।
10,000 दिए, इंटरेस्ट के मामले में भी सही है, लेकिन वो फिर अमाउंट घट जाएगा। खैर 10,000 दिए टेम्पोररी एडवांस वाला पैसा। अब एसडीओ को क्या करना है भैया, सारा का सारा वाउचर देना कि नहीं देना है? हाँ सर देना है। और बेचारा मर गया, समझे, मर गया तो उसका पेंशन नहीं होने लगा। अब उसकी विधवा को बेचारी को पता नहीं है, मैंने एकदम रियल एग्जांपल दे रहे हैं आपको, समझे, विधवा को बेचारी को पता नहीं है। अब दौड़े पेंशन के लिए, तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो 10,000 रुपया तो नहीं है भाई, पेंडिंग है, समझ गए, पेंडिंग है। तो अब क्या करें? अच्छा मैंने फिगर बहुत कम बोला है, मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली बहुत बड़ी फिगर थी, समझ गए। तो उसके नाते रिश्तेदारों ने यहाँ वहां से पैसे जुटा करके और उसका काम करवाया, समझे, बिल रेज करवाया, और बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनने के बाद में बिल बना, बिल बनने के बाद में सारा का सारा बिल जमा किया गया। जमा किया गया कहाँ पे? डिवीजन में, ठीक। और जब डिवीजन जमा किया गया तब जाकर के उसके अगेंस्ट में नो ड्यू सर्टिफिकेट उसको दिया गया। तो जो पैसा जमा किया गया है, या तो वो बिल जमा कर दे या तो नकदी 10,000 दे दे। तो बिल जमा किया गया तो उसमें तो ये रेमिटेंस वाला मामला नहीं बनता, लेकिन उसने नकदी 10,000 दे दिए उसकी विधवा ने, ठीक। 10,000 आप ले लीजिए, हमको जान छोड़ दीजिए, मेरा नो ड्यू सर्टिफिकेट बना दीजिए, ठीक। विधवा से 10,000 रुपये मिले हैं पैसे, अब 10,000 रुपये कहाँ रखिएगा, तो बताइए, आपको रेमिटेंस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर लिमिटो करना पड़ेगा। तो वो रेमिटेंस, हाँ वो रेमिटेंस में कैश इन्वॉल्व रहता है ना। जी सर। तब आप क्या कर रहे हैं भाई, क्लोजिंग बैलेंस का जो पैसा है, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस एक डीडीआर हेड है, आपको पता है कि नहीं सीबी? उसको डिपार्टमेंटल बैलेंस बोलते हैं। नहीं वो कैश बैलेंस अलग है। 8,999 जो सीबी आप पढ़ रहे हैं वो आपका गवर्नमेंट का सीबी है, ओके समझे कि नहीं। और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, मान लीजिए कि डिवीजन में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको डिपार्टमेंटल बैलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, समझ गए। और डिपार्टमेंटल बैलेंस भी एक डीडीआर हेड है, तो उस डीडीआर हेड से पैसा उठाएगा और रेवेन्यू रिसीट में डाल देगा। डालेगा नहीं डालेगा? डालेगा है ना। चलिए, तो वो हो गया डी। अब आइटम ई के देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू रिलीव द अकाउंट ऑफ अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ, हाँ इसमें भी आप देख लीजिए, काम एक चल रहा है, 1,000 रुपए का काम है और 10 गो आइटम लगना है, ठीक। 10 गो आइटम में 9 आइटम लग गया है, कंज्यूम हो गया है, राइट। और एक आइटम जो है किसी वजह से उसको अब एस्टिमेट में शामिल करने के लिए मना कर दिया गया। सीज वर्ड यूज किया गया है, आइटम विच हैव सीज टू बी डेबिटेड टू द एस्टिमेट ऑफ वर्क। मतलब उस आइटम को 10 में से 9 आइटम लग चुका है, एक आइटम को सीज कर दिया गया। मान लीजिए कि ये पेन है, अब यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ खर्च नहीं होगा, क्यों, क्या आउटडेटेड हो गया किसी वजह से, समझ गए। अब मान लीजिए कि कोई वीसीआर है, वीसीआर आज कौन खरीदता है भाई, सीडी कौन खरीदता है। अब सीडी का खूब सारा आइटम ले आइए, एस्टिमेट में है और समझ में आया कि टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई, समझ गए, तो उसको सीज कर लिया गया है, उसको अब खर्च नहीं किया जाएगा। अगर खर्च नहीं किया जाएगा तो आपने तो एस्टिमेट ज्यादा का बनाया है, बोलिए बनाया कि नहीं बनाया है? हाँ सर। तो फिर वहां भी ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी ताकि एस्टिमेट कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद में सस्पेंस चार्ज विच कैन नो लॉन्गर बी केप्ट विद इन द अकाउंट्स ऑफ द वर्क, सच ट्रांसफर एंट्री आर नेसेसरी either when the accounts of any contractor of work is still to be closed or when any recoveries otherwise than in cash have become due, example by the transfer of stores to any other work or account। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मेरा स्टोर है, मैंने एक वर्क को दे दिया है, ठीक। अब वहां पे अनयूज मटेरियल तो रहता ही है। अब आपने 100 आइटम दिया था, 98 आइटम कंज्यूम हुआ, 2 आइटम बच गया। उस 2 आइटम का आप क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं, चलो 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। एक काम तो कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ठीक। एक काम कर सकते हैं कि आप ही का एक दूसरा जगह पे साइट पे काम चल रहा है, उसको वहां से वहां ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि वहां पे जरूरत है। और तीसरा काम कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बेच सकते हैं। इन 3 काम होगा जी, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो जब आप अपने आइटम को वापस लीजिएगा तो फिर वहां आपने डेबिट दिखा दिया था ना, जब स्टॉक से आपका आइटम निकला तो आपने डेबिट दिखाया कि नहीं दिखाया था? बिल्कुल सर। पर वहां तो खर्च हुआ नहीं, वहां तो खर्च हुआ नहीं। तो वहां से जब आप अपने पास लाइएगा तो भी वहां पर से आपको माइनस डेबिट करके फिर से यहाँ पे क्रेडिट करना होगा ना। या यहाँ से आइटम उठाया और यहाँ डाला,
है कि नहीं? तो यहाँ माइनस डेबिट करके यहाँ पे डेबिट करना होगा कि नहीं करना होगा, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। मुझसे किसी ने मुझसे पूछा था कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है। दरअसल यही होता है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, अनयूज्ड मटेरियल, अनयूज्ड स्टॉक, समझे? अब आपके पास में वो वापस आ रहा है तो आप उसको अपना आमदनी दिखाइएगा कि खर्चे में कमी दिखलाइएगा, बोलिए। खर्चे में कमी। बट नेचुरल बात है कि नहीं? तो यही वाला वो मामला है, क्लियर। और लास्ट में जीपीएफ का पैसा जब आप उठाते हैं और या तो उसमें इंटरेस्ट देते हैं तो जीपीएफ का तो ये एमसीक्यू बन जाएगा एकदम 100%, ठीक है। ये 100% एमसीक्यू बनेगा निश्चित तौर पे। इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आया 4 क्वेश्चन तो उसमें से क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। क्यों? इसमें हेड बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो कौन सा हेड है? हेड ये कि जीपीएफ का पैसा है ना, तो जीपीएफ का पैसा 8009, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको जीपीएफ पे इंटरेस्ट भी मिलता है, समझ रहे हैं? आप इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बोलिए देते हैं? इंटरेस्ट 0049। नहीं हुजूर, आपने इंटरेस्ट नहीं किया है ना, गवर्नमेंट पे कर रही है, ओके। समझे कि नहीं? तो गवर्नमेंट पे करेगी तो गवर्नमेंट के खर्चा की आमदनी है, आमदनी खर्च खर्चा हो गया। खर्चा हो गया सर, तो खर्चा हो गया। 2049 में खर्चा होगा इंटरेस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। समझे कि नहीं? ये एमसीक्यू बनेगा धांसू एमसीक्यू, क्योंकि आप लोग सोचिए 2049 में 2049 में क्या डाल दिया जी, समझे? हेलो सर ये 8009 का कोई एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं। ये तो आपको पता पब्लिक अकाउंट है, हाँ ये हाँ गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर थोड़ी है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये है हाँ सर, जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इसलिए इसमें से आप वो करेगा वो है ना सर। हाँ, ये तो आपका पैसा है, जी चीज आपको मिल जाना है वापस, ठीक है। एक और इसमें से एमसीक्यू बनेगा, वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। वो क्या बनेगा कि ये ट्रांसफर एंट्री है, ठीक है। एक साइड में क्रेडिट, एक साइड में डेबिट होगा, या एक साइड में डेबिट, एक साइड में क्रेडिट होगा, ये ना होगा जी। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक केस ये बनेगा कि एक साइड में DDR1 हो और दूसरे साइड में DDR2 हो, और एक केस बनेगा दूसरा कि DDR1 हो और दूसरी साइड में DDR2 हो और DDR3 हो। अच्छा, ये सर्विस हेड में भी लागू पड़ेगा, ठीक है। मैं ये क्या बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मैं ये बताने वाला हूं कि एक साइड में एक और एक साइड में एक तो केस ये बन गया है ना। दूसरा, एक साइड में एक और एक साइड में दो या दो से ज्यादा, ये केस ये बन गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों साइड में दो दो हो या एक साइड में एक से ज्यादा हो, ये कभी नहीं बनेगा। ऐसा कभी ट्रांसफर एंट्री नहीं बनेगा। नो सच टीईओ अलाउड। मतलब एक आप साइड समझे में मैं क्या बोल एक रहा ही हूँ? हेड होगा सर। एक साइड में एक ही होगा हर हाल में, हाँ ठीक है सर। और दूसरे साइड में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता क्लियर है। हुआ? पर सर ये आपने एक बार ज्यादा थोड़ा वाले सा को तो हटा दिया सर, कहा मैडम? वाले को तो हटा दिया या फिर डी। नहीं हटाई नहीं। ओके मैंने ये इसलिए बताया था कि ये क्रॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर एक मिनट, ठीक मैं है? वो कारण भूल गई हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक बार कारण बताएंगे इसका सर। हाँ बिल्कुल मतलब बताएंगे। दोनों साइड में तीन दोनों क्यों नहीं होंगे? मान लीजिए दो में हो रहा है इफेक्ट, तो दोनों में नहीं हो, क्यों नहीं होंगे? हाँ 8.1.6 का नोट 2 पढ़िए ना एक बार जरा, पढ़िए। हाँ सर। A single transfer entry. ओके। पढ़िए। A single transfer entry may cover a number of adjustments and corrections, provided that all the necessary particulars are set forth in respect of each.
However, one side of every transfer entry, there should be only one major head. ओनली वन मेजर. Okay, but there may be a debit or credit हाँ, to various other head या vice versa. yes. In a समझ गए? transfer entry, all particular explain both the nature of the adjustment and the grounds for correction must be clearly stated. एक साइड में एक ही होगा, दूसरे साइड में एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. ठीक, इसको आप ऐसे समझिए कि मैं एक आदमी हूं, ठीक है, मैंने एक साथ में कई और मेजर हेड या सब मेजर हेड के पैसे लिए हुए हैं. ये आपको एग्जांपल कहाँ मिलेगा? एग्जांपल मिलेगा 8.1.1 का ए और उसका नोट में, जो सबसे पहला नोट है 8.1.1 का. शुरुआत में मैंने बताया था, क्या बताया था कि आपका जो एक काम चल रहा है जिसमें कि मैंने एक नक्शा बनाया था, एक बहुत बड़ी कॉलोनी का, बीच में सड़क थी, पानी की टंकी थी, प्ले ग्राउंड था, है कि नहीं? उन सारे को शुरुआत में एक ही हेड में डाल दिया और मंथ एंड से पहले, यानी कि मंथली अकाउंट क्लोज होने से पहले उसको फिर अलग अलग हेड में बाइफरकेट किया. तो 4 हेड का पैसा एक ही हेड में है. अब हम निकाल के फेंक रहे हैं पैसा, तो एक हेड से नंबर दूसरे में डाला, नंबर तीसरे में डाला, नंबर चौथे में डाला, नंबर 5वें में डाला. तो बताइए, ट्रांसफर एंट्री में एक साइड में एक ही हेड है और दूसरे साइड में 4 हेड है. एग्जांपल में दिया था कि नहीं दिया था? बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. सही बात सर. हाँ सर, बिल्कुल सर. ऐसा नहीं हो सकता कि DDR1 से DDR2 में डाला, फिर DDR2 से DDR3 में एक. नहीं हो सकता है. ट्रांसफर एंट्री मल्टीपल अलाउड है, मल्टीपल, बिफोर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वट एवर यू कैन डू. और DDR से तो आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं. मल्टीपल अलाउड है, जब जितना चाहे उतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. काहे नहीं अलाउड है ट्रांसफर? मैं तो हाँ, लेकिन अलाउड है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है. आप पढ़िए 8.1.8 का नोट. 8.1.8 का नोट पढ़िए जरा. transfer entry should receive the special attention of divisional officer so that habitual error या misclassification in the account of subordinate officer may not remain unnoticed. यस, और आपको तो ये भी लिखा हुआ है 8.1.11 में कि कोई भी आप ट्रांसफर एंट्री करते हैं ना, तो चुपचाप उसका रीजन बताइए. ओके, समझे? माने आप यूं ही नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसफर एंट्री कर दिए से गलती हो गया था. इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दैट एरर अकर्ड. अब बताते रहिए. 6 बार करिए ट्रांसफर एंट्री, और 6 बार आप सर्कमस्टांस प्रूव कीजिए, और ना करिए तो मेमो खाइए. ठीक सर. समझ गए? चलिए, तो अब जो अगला एमसीक्यू इसमें पॉसिबल है वो है कैम फॉर्म से. कैम फॉर्म में मैंने कैम नंबर 34 बता दिया है, जो कि ट्रांसफर एंट्री का फोलियो है. ठीक है, वो बाउंड बुक में होना चाहिए. अगर बाउंड बुक नहीं होता है तो साल के अंत में उसको बाउंड करवा लीजिए, है ना? तो कैम 34 मैंने बता दिया था, है ना? हाँ, और कैम 35 क्या है भाई? इसका रजिस्टर है, समझे, जिसमें कि आप नंबर डालते हैं. हाँ ठीक है, कैम 35 क्या है? इसका ट्रांसफर एंट्री नंबर बुक है, एक तरह का ये रजिस्टर है ना? और कैम 36 भी है. और कैम 36 क्या है? कैम 36 है समरी ऑफ ट्रांसफर एंट्री. ठीक है, समरी ऑफ ट्रांसफर एंट्री, है ना? बिल्कुल सर. बस इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और इससे एमसीक्यू बनेगा. फिर भी अगर कुछ रह जाता है दैट आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली, दैट इज माय प्रॉमिस. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी केयरफुली. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.